नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 विषय। ग्रॉक से क्यों डरती है भक्त मंडली। दूसरा, बिहार में बदलाव अब नेता नहीं जनता करेगी। तीसरा, ईडी का काम जेल में डालना या डराना या सजा दिलाना या पार्टी विशेष की सदस्यता दिलवाना है। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले हमेशा की तरह आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि आपको एक छोटी रकम हमें हर महीने आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है। आपके इस आर्थिक सहयोग की हमें आवश्यकता है और अगर आप हर महीने का फिनेंशियल कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त भी आप हमारे आर्थिक सहयोग कर सकते हैं और हमें आपके इस आर्थिक सहयोग की आवश्यकता भी है और अपेक्षा भी। तो सबसे पहली बात, ग्रॉक से क्यों डरती है भक्त मंडली। एक नया, जैसा होता नहीं था कि बाबा जी आए, फलाना आए, वो भूत आया, एक नया डर आ गया है, ग्रॉक। तो ये ग्रॉक क्या है? देखिए, हर एक एआई अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई है, उसने अपने टूल बना लिए हैं। अब चैट जीपीटी है, मीटा है, ग्रॉक है, एआई है, ये सब हैं। चाइना के हैं, वो अली बाबा का अली मी है, टिकटॉक है, मतलब तमाम हैं जो आपकी खोज को, आपके जो, जैसे इंटरनेट पे जाइए, उस पे जाइए तो कहीं पे भी आपको क्या खोजना है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, ढूंढना पड़ता है, तो वो एआई आपका बहुत कुछ काम कर देगी। आप कुछ अपनी लाइन बोल दीजिए कि भाई ये चीज़ें कर दीजिए, 1 2 3 4, तो वो आपको ढूंढ के वो इन्फॉर्मेशन दे देगी। आपका कोई निबंध है, उसको आपने लिखा है, उसको अच्छे भाषा में कन्वर्ट कर देगी, इत्यादि इत्यादि। अब इसमें एक नई एंट्री अभी आए हैं, ग्रॉक। ग्रॉक को डेवलप किया है एलन मस्क की एक कंपनी है, XAI। जो उनका एक्स याद है ना, ट्विटर वाला, वो है XAI। अब वो इस पूरे ग्रॉक को इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स से। एक्स मतलब वो ट्विटर जो था, अब जो उन्होंने, अगर आपको याद हो, ट्विटर अब उन्हीं का कब्जा है। अब ये जो ट्विटर पर इस नए ग्रॉक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको इंटीग्रेट करके जो उसका यूज़र है, जो भी ट्विटर पे है, उससे डायलॉग अच्छे से हो जाए, उसके क्या क्या जरूर, मतलब वो क्या जानना चाहता है वो उसको ठीक से दे दीजिए। और एलन मस्क का जो एक्स है, वो इस ग्रॉक से और धारदार और पैना और व्यापक, और जो यूज़र है उसको बेटर एक्सपीरियंस मिल रहा है, उसको फटाफट ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। थोड़ा सा ये भी समझ लें कि क्या है ट्विटर ने। अच्छा, मैं एक फिगर आपका जानना ज़रूरी है कि ग्रॉक क्यों इतना हंगामा मचाए हुए हैं। 3 मोटे प्लेटफॉर्म हैं जो सोशल मीडिया में आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं: ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक। अब ट्विटर में क्या है, ट्विटर का 2025 की शुरुआत में जो फिगर्स हैं, उसके अनुसार करीब 336 मिलियन यूज़र थे पूरी दुनिया में। 336 मिलियन का अंदाज ये हो गया, मोटे तौर पे 33 करोड़ 60 लाख यूज़र पूरी दुनिया में थे। और उसमें नंबर 1 पे अमेरिका था। अमेरिका में 105 मिलियन यूज़र थे, मतलब 10 करोड़ 50 लाख यूज़र केवल अमेरिका में थे उस 33 करोड़ में। इंडिया में 24 मिलियन थे, 2 करोड़ 40 लाख। इसके मुकाबले व्हाट्सएप बहुत बड़ा है। व्हाट्सएप के 2 बिलियन, 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं, तो व्हाट्सएप के 2 मिलियन यूज़र्स हैं। फेसबुक के 3.07 बिलियन यूज़र्स, मतलब इतनी इनकी साइजेस हैं। लेकिन तीनों का अलग अलग आप भी देखते हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप में बहुत आपस का गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ओम नमः शिवाय, ईद मुबारक, कैसे हैं, मधुर गीत, मधुर रात्रि, ये सब ज़्यादा चलता रहता है। और उसी में वो व्हाट्सएप ज्ञान भी भक्तों के लिए चलता है। और मैं भी कुछ उसका हूँ, मेरे ग्रुप में भी इस तरह के आते हैं। मेरा अपने ग्रुप में सबसे एक ही आग्रह रहता है कि यार, ये तुम लोग, मतलब सब लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, अच्छी नौकरी किए हो, ये इस उम्र में आके रिटेलिंग का काम क्यों करने लगे हो। एक फैक्ट्री से एक माल बनता है, आईटी सेल से,
वो माल को आगे ढकेला जाता है, और ये जो एक भक्त मंडली है ये उसकी रिटेलिंग शुरू करती है, और आगे भेजो और आगे भेजो। अब ये उसको गॉस्पेल ट्रुथ मानती है, बिल्कुल इतिहास के उस पर खरा मानती है। तो वो व्हाट्सएप, लेकिन वो लिमिटेड ही उसमें चलता रहता है, वो बाहर नहीं है कहीं गया। उसी तरह से फेसबुक है। हालांकि फेसबुक के बारे में भी मुझे एक अजीब सी चीज़ ये लगती है, व्हाट्सएप जिसको आप भेज रहे हैं या जिस ग्रुप में आप हैं वही लोग एक्सेस कर सकते हैं। फेसबुक इज़ अ ओपन प्लेटफॉर्म, खुला मंच है। लोग उसमें अपनी अंतरंग फ़ोटो, कोई समुद्र में नहा रहा है उसकी फ़ोटो, कोई स्विमिंग पूल की फ़ोटो, कोई अजीब अजीब तरह की लोग व्यक्तिगत चीज़ें वहाँ डाले रहते हैं। लेकिन अब वो खैर उनकी मर्जी, भारत तो स्वतंत्र देश है, सबको अपना अपना मर्जी है। अब इसमें जो मैं समझा रहा था, एलन मस्क साहब ने तो अक्टूबर 2022 में ट्विटर को खरीदा था। ट्विटर को 44 बिलियन यूएस डॉलर में खरीदा था। 1 बिलियन यूएस डॉलर आज की तारीख में करीब 8,700 करोड़ है। तो अगर आज के पैसे के हिसाब से लगाएं तो इन्होंने करीब 3 करोड़ 80 लाख रुपए में इसको खरीदा था। 44 मिलियन 3 लाख 80 हजार करोड़ रुपया है। ठीक है भाई। उसके बाद इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यूएस का हुआ, उसमें खूब इसको यूज़ किया, और अगर याद हो तो उसमें मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बिल्कुल ठीक से रहे, और ट्रंप ने फिर इनको एक अपनी सरकार में एक इम्पॉर्टेंट पद भी दे दिया, और ये अब बहुत सी चीज़ों में सरकार की पॉलिसीज अमेरिका की देख रहे हैं। अब इंडिया में ये जो भक्त है ये क्यों असहज है, ये जरा सोचने वाली चीज़ है। अब हो क्या रहा है कि जो भी डिजिटल कंटेंट है उसको आप अगर चैट इन किसी भी आई में, और ग्रॉक भी उसमें है, से कहिए कि भाई ये निकाल के दे दो, तो वो सेकंड्स में निकाल के सिलसिलेवार आपको सारी इंफॉर्मेशन वो दे देता है। अब इससे दिक्कत क्या हो रही है कि बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश होता जा रहा है। अब फैक्ट चेक जो है वो वाला एक तरह से टूल आपके हाथ में है। आपने कहा कि सिकंदर जो थे वो नालंदा तक आए थे, आपने उसमें डाला सिकंदर क्या नालंदा तक आए थे, वो कहा नहीं सिकंदर नालंदा तक नहीं आए थे। आपने कहा नाले के गैस से मैं चाय बनाता था, आपने कहा क्या नाले के गैस से चाय बन सकती है, वो तुरंत चैट जीपीटी या कोई भी है ये जवाब देगा। अब इससे मामला सारा झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। मैं 3-4 चीज़ें दे दूं जिससे बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि वहाँ तो व्हाट्सएप फैक्ट यूनिवर्सिटी थी। अब उस यूनिवर्सिटी में बताया जाता था कि नेहरू जी ने क्या क्या नहीं किया। इसमें आया कि नेहरू जी ने अपनी संपत्ति 98% संपत्ति जिसकी वैल्यू करीब 200 करोड़ थी वो उन्होंने 1946 में उसको दे दिया था, जो आज करीब 40-50 हज़ार करोड़ की होती है। इस तरह के फिर उसमें सावरकर का माफ़ीनामा का बिल्कुल सिलसिलेवार, कब माफ़ी मांगी, कितना पेंशन मिली, क्या क्या किया, उनकी हरकतें क्या थी, ये इसमें आ रहा है। गोधरा पूरा आ रहा है कि गोधरा में कैसे कैसे दंगा हुआ। और मोदी जी का जो सबसे पॉपुलर नेता के रूप में मोदी जी हैं और कितने उनके फॉलोवर हैं उसका सच भी आ जा रहा है कि 68% फेक बनाए हुए हैं। ये सारी चीज़ें आप खुद भी कर सकते हैं, मैं नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं। अब दिक्कत क्या है कि भक्त ये परेशान है कि जो झूठ अभी तक फैला रहे थे वो झूठ की फैक्ट्री एक जगह थी, वो फैक्ट्री माल बनाती थी, रोज़ सुबह माल भेजती थी, फिर उनको वो सेनानी बोलते थे। वो सेनानी लोग जो हैं वो हर ग्रुप में थे, हर घर में थे, हर स्कूल कॉलेज में थे। वो सेनानी लोग अपना माल पूरी कस के उसको आगे भेजते रहते थे बिना कोई फैक्ट चेक किए, लेकिन वो लिमिटेड दायरे में ही घूमता था, उसी के अंदर प्रचार प्रसार होता था और सब लोग ये मानते थे मैंने क्या, मेरे पास हिस्ट्री के सारे तथ्य हैं, मैं सब जानता हूँ क्या क्या है। अब क्या हुआ है कि मैं इसमें पहली चीज़ यह है कि लोगों को नहीं समझ आ रहा है एलन मस्क ने इसको क्यों किया है। तो क्यों किया है, क्या वो अपनी जो उसका टूल है उसको और नंबर 1 बनाना चाहते हैं, उसको जो यूज़र है उसके लिए बहुत आसान बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उससे उनका यूज़ बढ़े। दूसरी समस्या यह है भक्त लोगों की, इसको रोकें कैसे। जो सच ये मतलब कोई कुछ कर रहा है उसको बताया, इसको कैसे रोका जाए, उस पर काम चल रहा है। अब झूठ की जो पाठशाला है उसमें मैंने जानबूझ के ग्रॉक का नहीं लिया है, क्योंकि ग्रॉक होता है वो एलन मस्क है और फलाना है, वो देखिए ऐसा है और उसका है, वो नई नई स्टोरी आएंगी। मैंने चैट जीपीटी
से ये पूछा है, आप उसमें लिखा हुआ है कि मोदी जी के जो 10 सबसे बेहतरीन झूठ हैं वो क्या हैं, ये पूछा। आप भी पूछ सकते हैं। और उसने क्या जवाब दिया वो मैं लगा दे रहा हूँ, वो मेरे जवाब नहीं है, वो चैट जीपीटी के हैं। तो इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। अब मुझे ये लगता है कि या तो जिसको कहते हैं ना, इनको बिल्कुल ख़त्म करो, कुछ ये करो, लेकिन ये झूठ झूठ होता है। और उसका एक बड़ा कारण समझ लीजिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आप अपना झूठ लिखते हैं और एक दायरे में घुमाते रहते हैं, हमने आपको दिया, आपने उनको दिया। जो ये एआई टूल्स हैं, जो चैट जीपीटी, ग्रॉक, ये आपके किताब में जाते हैं, डिजिटल कहाँ है, किसने लिखा है, कौन सा निबंध, उसको पूरे को देखते हैं। तो ये व्हाट्सएप पे नहीं घुसते हैं, ये जो जहाँ पे जो फैक्चुअल है उसको, उस फैक्ट को लेके आते हैं। तो ये फ़र्क है, इसलिए भक्तों के लिए ये मुश्किल पैदा कर रहा है। अब दूसरी बात पे आ जाएं। बिहार में बदलाव अब नेता नहीं जनता करेगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार में बदलाव अब नेता नहीं जनता करेगी, उसके पीछे एक कारण है। उसके पीछे कारण ये है, जो मेरी समझ है मैं बता दूँ। बिहार में 2011 में पूरे देश में हुई थी जनगणना, उसके बाद नहीं हुई है। मोदी जी उसको नहीं करा रहे, ये सरकार अभी भी नहीं कराई, कब कराएगी नहीं मालूम, 2021 में हो जाना चाहिए था। बिहार ने एक जातिगत सर्वेक्षण किया है, तो उसमें वही सारी जनगणना है, लेकिन उसको सर्वेक्षण बोलते हैं। अब उसमें कुछ फैक्ट्स निकल के आए, मैं उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बिहार में 2011 की जनगणना में 16% दलित पॉपुलेशन थी। 2022 के जातिगत सर्वेक्षण में वो पॉपुलेशन 16% की जगह 19.65%, 19.65% वो पॉपुलेशन हो गई है। और मतलब अब बढ़ गई है टोटल पॉपुलेशन का। बिहार के जो दलित थे उस समय 23 में से 21 महादलित बोले जाते थे। मैं थोड़ा ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज 19.65 दलित पॉपुलेशन, और जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो 2011 में 16.86 थी, 16.86%, जो जातिगत सर्वेक्षण के अनुसार 2022 में 17.70% हो गई है, 17.70%। तो इन दोनों को अगर मिला लिया जाए तो 19.65 प्लस 17.70 37.35% है। मैं उस पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं एक आपको और फिगर दे दूँ। शेड्यूल कास्ट जो पॉपुलेशन है उसमें जो बिहार में सबसे बड़ा जो वर्ग है वो पासवान है, जो दुसाध होता है, वो 5.31% है। वो मैं लिस्ट लगा दे रहा हूँ जातिगत सर्वेक्षण के अनुसार। नंबर 2 पे चमार, मोची, रविदास और चर्मकार, ये चारों एक कैटेगरी हैं, ये 5.25% है। करीब करीब पासवान और इनका बराबर की पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन का ये मैं बोल रहा हूँ, टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार में 5.31, 5.25। मुसहर जो हैं वो 3.08% है, पासी 0.98% है, मेहतर 0.19% है, धोबी रजक 0.50% है, भुइया 0.44% है, और डोम जो हैं, चांडाल जिसको बोलते हैं, जो आप जब शमशान में जाइए तो वो 0.15% है। ये 8 जो जातियां हैं इनका टोटल 15.90% होता है। बाकी 2.75% में वो बंतर, बावरी, चौपाल, दबगर, कंजर, ये सब और 10-20 और हैं, वो सब लोग उसमें आते हैं 2.75% में। कहना मैं सिर्फ ये जा रहा हूँ कि पासवान के पास तो चिराग पासवान सबसे बड़े लीडर हैं, लेकिन बाकी जो, और जितना मांझी जी भी हैं वो भी एक लीडर है, लेकिन बाकी ये दलित जो वर्ग है ये अपना कुछ ठिकाना ढूंढ रहा है, क्योंकि उसको अब एक समझ में आ गया है कि आरएसएस और बीजेपी केवल उनका वोट चाहते हैं, लेकिन उनको सत्ता में भागीदारी नहीं दे रहे हैं। वो तमाम आंकड़े हैं, मैंने पहले भी किया था, मैं किसी और दिन उसको बताऊंगा। चाहे वो विधान परिषद हो, चाहे वो सरकार में भागीदारी हो, चाहे वो राज्यसभा भेजना हो, वो उनको भागीदारी नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए वो दिग्भ्रमित हैं, वो वहाँ से हटना चाहते हैं। कहाँ जाएं ये वो ढूंढ रहे हैं। और 202, हाँ मैं एक फिगर और दे दूँ, जो पिछला इलेक्शन हुआ था 2022 का, उसमें 243 में बिहार में 38 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। जनता दल यू को पिछले इलेक्शन में 8 सीट मिली थी, उसमें 38 की बात कर रहा हूँ। 8 जनता दल यू, बीजेपी 9, हम
जीतन मांझी की 3, वीआईपी 1, टोटल 21 सीट एनडीए के खाते में थी। आरजेडी को 9 सीट मिली थी, बीजेपी के बराबर 9-9, कांग्रेस को 4, माले को 3 और सीपीआई को 1, टोटल 17 सीट इनके पाले में आई थी। अब जो मैं बात मोटे तौर पे आपसे कह रहा था कि मुस्लिम और दलित आबादी को अगर एक साथ ब्रैकेट कर लीजिए तो वो 37.35% होता है। पिछली बार का जो बिहार इलेक्शन था, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, उसमें एनडीए को 37.26% वोट मिले थे और महागठबंधन को 37.23% वोट मिले थे। ये बात मैं इसलिए सिर्फ बता रहा हूं कि वोट का परसेंटेज 11,150 वोट का था। 11,150 एनडीए के थे इनके। एआईएमआईएम जिसको 5 सीटें आई थी, वो पांच में से 5 मुस्लिम थे। उन्होंने कुल 20 लोगों को खड़ा किया था बिहार में, 5 जीते, 4 सेकंड रहे और उनको वोट मिला था 5,23,000। और एनडीए और उस समय का महागठबंधन, अब का इंडिया गठबंधन के बीच में केवल 11,000 वोट का फासला था। एआईएमआईएम को इतना मिला था। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अब धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। दलित को भी यूपी में भी ये अलाइनमेंट दिख रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो 2 वर्ग हैं, मुस्लिम और दलित, ये लोगों का एक नेचुरल अलायंस, वैसे नेचुरल अलायंस नहीं होता था इनका, लेकिन कांग्रेस के ज़माने में होता था दोनों लोग एक जगह। ये दोनों वर्ग, क्योंकि आज लोगों का, कुछ लोग जो बीजेपी के पक्षधर वो कहते हैं कि नहीं, सबसे ज़्यादा रेडिकल तो दलित हुए हैं। बिल्कुल हुए थे, लेकिन दलित की आंख भी खुल रही है कि हमें सिर्फ एक्सप्लॉइट किया जाता है, हमें कुछ मिलता नहीं है इसमें। मैं बाकी वोट्स की बातें नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक इंटरेस्टिंग आपके लिए एक चीज़ और होगी, वो मैं इसलिए बता दे रहा हूँ। बिहार में जो 4 प्रमुख दल हैं, जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस, एलजेपी और माले भी हैं, लेकिन जो 4 प्रमुख दल हैं उसमें जरा सुन लीजिए। जेडीयू के जो नेशनल प्रेसिडेंट संजय झा जी हैं, अपर कास्ट ब्राह्मण। उपेंद्र कुशवाहा जी ओबीसी। बीजेपी के नड्डा साहब अपर कास्ट, नेशनल प्रेसिडेंट बीजेपी के। बिहार प्रेसिडेंट दिलीप जायसवाल ओबीसी। अब आ जाइए आरजेडी, नेशनल प्रेसिडेंट तेजस्वी यादव भाई ओबीसी, स्टेट प्रेसिडेंट अपर कास्ट जगता बाबू। कांग्रेस में नेशनल प्रेसिडेंट दलित, स्टेट प्रेसिडेंट दलित। कांग्रेस ने, अब वो कितना ड्रॉ कर पाएगी, कितने लोगों को अट्रैक्ट कर पाएगी, वो एक डिबेटेबल हो सकता है, लेकिन कांग्रेस ही दोनों जगह अपने दलित नेतृत्व को आगे बढ़ा रही है। एलजेपी के पास बिल्कुल पासवान वोट ज़्यादा है, वहाँ चिराग पासवान सबसे बड़े लीडर है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन उसके सामने जब इंडिया गठबंधन में आई है तो माले ग्रास रूट पे काम करता है, गांव-गांव उसकी शाखा है और उसके पास भी दलितों में और वंचित वर्ग में उसकी अच्छी पैठ है, तो वो काउंटर करता है। जो चिराग पासवान के साथ जो वोट जाते हैं उसको वो काउंटर करता है। तो मेरे हिसाब से बिहार में इस बार जो जनता है वो बहुत कुछ डिसाइड करेगी। नेता लोग अपना कुछ करते रहें, लेकिन वो फोर्स करेगी, क्योंकि सत्ता में अगर भागीदारी चाहिए तो दलित और मुस्लिम वोटों को एक साथ आना ज़रूरी है, तभी उनको सत्ता में कोई भागीदारी मिलेगी। नहीं तो अगर आरएसएस और बीजेपी चलेगी तो वो सत्ता से हरदम बाहर ही रखे जाएंगे। अब मैं अंतिम बात पे आ जा रहा हूँ। ईडी का काम जेल में डालना है, डराना है, या सजा दिलाना है, या पार्टी विशेष की सदस्यता दिलवाना है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल सदन में सरकार ने बताया कि 193 लोगों को अप्रैल 2016 से फरवरी 2025 के बीच 193 के ऊपर जो मतलब जो विधायक रहे हैं या सांसद रहे हैं, पूर्व या वो हैं या मंत्री हैं, उनके ऊपर हमने मुकदमे चलाए थे। और उन्होंने ये बताया कि उसमें से केवल दो लोग को सजा हुई है। वो इंटरेस्टिंग है ये जानना कि वो 2 लोग कौन हैं और अब वो क्या कर रहे हैं। उन 2 लोगों में पहले एक जरमुंडी से एक निर्दल विधायक थे, हरनारायण राय साहब। वो 2005 में जीते निर्दल, और उस समय उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं था, उनके पास मात्र 40,000 रुपये थे। 26 जून मतलब फिर उसके बाद 2008 में
39 महीने के अंदर जिस व्यक्ति के पास 40,000 रुपये थे, कुल आमदनी उनकी इस 39 महीने में 15,39,000 रुपया हुई, जो सैलरी अली मिली। लेकिन उनकी जो संपत्ति थी इस दौरान 30,18,00,000 रुपए की हो गई थी। तो वो अर्जुन मुंडा साहब की, मधु कोड़ा साहब की, शिबू, ये सब अर्जुन मुंडा बीजेपी के सब बड़े बड़े, वो मधु कोड़ा, इन सब में वो मंत्री थे। मधु कोड़ा के सारे मंत्रियों को कोर्ट के ऑर्डर के तहत सीबीआई इंक्वायरी सबकी हुई। दूसरे जो अब इनका ये है कि ये जो हरनारायण राय साहब हैं, इन्होंने, जैसे होता नहीं है, मतलब एक ही शरण है, एक ही वॉशिंग मशीन इस देश में है, उस वॉशिंग मशीन में ये बीजेपी में मई 2024 में शामिल हो गए और इतने बेहतरीन आदमी के पास शामिल हुए कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। वहाँ का सबसे अच्छा जो सफाई करने वाला, जो सबके दाग धब्बे छुड़ा देते हैं, निशिकांत दुबे जी के गोड्डा में वो जाके शामिल हुए निशिकांत दुबे जी के साथ। उन्होंने कहा कि अब मैं बीजेपी का कंधा से कंधा मिला के साथ दूंगा। तो उनका तो ठीक हो गया। अब उनका मेरे ख्याल में अब सज़ा हुई है तो हुई है, अब सज़ा ठीक है, अब आप वो चैन से रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरे जो सज्जन थे वो एनोस एक्का जी थे। वो 2005, 2009, 2014 में वो कोलवेरा से विधायक रहे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के। मधु कोड़ा की सरकार में वो मंत्री भी रहे थे। ये भाई साहब भी को भी सज़ा हुई है, लेकिन उससे पहले 2014 में इनको एक हत्या के मुकदमे में ऑलरेडी सज़ा हो चुकी थी। अब देखना यह है कि ये कब जाते हैं बीजेपी में, क्योंकि बीजेपी में तो जो गया वो साफ सुथरा होकर आ गया। ये करीब 6 साल की सज़ा ऑलरेडी काट चुके हैं, उसके बाद फिर ये सज़ा हुई है। तो इंटरेस्टिंग है, 193 में अगर आप 2 लोगों को, और वो भी 2 लोग वो जिनका अपराध पहले था, जिन पे ऑलरेडी पुरानी रजीम में सीबीआई, जब कांग्रेस सरकार थी तब सीबीआई ने मुकदमा किया था, इनको सज़ा हो चुकी थी, उसी को वही फॉलोअप हो रहा है, कोई नया नहीं है। लेकिन ये बाकी 191 को काम आपने केवल डराने धमकाने, बीजेपी की सदस्यता दिलवाने में ही हुआ है, ऐसा तो साफ दिख रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।